तो देखिए बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ही जेई एडवांस 2026 में आया हुआ है और ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है कि 300 केल्विन पे ही सारी चीजें हो रही हैं और 3 अलग अलग सोल्ट दिए हुए हैं, उनकी हर एक सोल्ट की 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है और उन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। फिर इसने बोला है कि अगर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgCl की कंडक्टिविटी इतनी है तो आपको बताना है इसकी सोलिबिलिटी अगर x है तो आपको log x इनवर्स बताना है। log का बेस हम इन्होंने लिया है 10। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको देखो पता होना चाहिए, सपोज आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से कोशिश करते हैं समझाने की। तो सबसे पहले आप बताइए कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? देखो, अगर 1 मोल लें हम, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लें, ये आयंस फर्निश करेगा सॉल्यूशन में और जो इन आयंस की जो कंडक्टिविटी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा m से और ये इज इक्वल टू होती है कापा अपॉन सी। कापा यहाँ पे है कंडक्टिविटी और सी यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे किस में ले रहे हैं? मोल पर लीटर में। और कंडक्टिविटी यहाँ पे ले रहे हैं हम सीमन। कंडक्टिविटी की क्या वो होती है यूनिट? सीमन या तो सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सीमन मीटर इनवर्स, राइट? इस तरह से होती है। तो अगर मेरी कंडक्टिविटी की यूनिट सीमन सेंटीमीटर इनवर्स है तो मैं इस लीटर को, जो कॉन्सेंट्रेशन में मोल पर लीटर है, तो मैं इस लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दूंगी। तो उसको चेंज करने के लिए मुझे इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट क्या आएगी? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है जी। अब देखिए, और कापा इज इक्वल टू होता है, कापा कंडक्टिविटी को बोलते हैं। कंडक्टिविटी डिफाइन होती है जब आपको पैरामीटर स्पेसिफाई कर देते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है कि 1 यूनिट वॉल्यूम हो, 1 यूनिट वॉल्यूम हो और जो आपके इलेक्ट्रोड है 1 यूनिट ही डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना हो? वो भी 1 यूनिट स्क्वायर हो। ठीक है। जैसे कि सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर अपार्ट ये होना चाहिए और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो कापा इज इक्वल टू होता है 1/r L/A। आर की जो यूनिट है इसको हम बोलते हैं सीमन और यहाँ पे मीटर स्क्वायर तो यह जाएगा मीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर इनवर्स। इस तरह से इसकी यूनिट आ जाती है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। ठीक है। अब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी आपकी गिवन है। अब देखिए इसमें कंडक्टिविटी ऑफ AgCl दी हुई है, यानी कापा और AgCl मेरा गिवन है जिसकी वैल्यू है मेरी 1.40 इंटू 10⁻⁻6 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। और सॉल्युबिलिटी दी है मेरी x मोल पर लीटर। ठीक है। यहां से मोलर कंडक्टिविटी मैं निकाल लूंगी तो मेरा आएगा कापा मोलर कंडक्टिविटी फॉर AgCl, कापा ऑफ AgCl डिवाइड बाय सॉल्युबिलिटी। अब देखिए ये सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में है, इसको मुझे करना है किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं ऊपर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यूनिट मेरी सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या मुझे पता है। मुझे S यानी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दी है x। बेसिकली मुझे ये x जानना है तो इसके लिए मुझे कापा पता होना चाहिए, वो तो मुझे गिवन है। और इसके लिए मुझे लैम्डा m भी पता होना चाहिए, वो गिवन नहीं है। उसके लिए इसने बोला है कि आप एज्यूम करो कि AgCl पूरी तरह से डिसोल्व हो जाता है और इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड AgCl सॉल्यूशन है कि जो ये वाली चीज है मोलर कंडक्टिविटी, ये वाली चीज है, ये इक्वल है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा m फॉर AgCl आप इक्वल मानो लैम्डा m नॉट फॉर AgCl।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस तरह से इक्वल है। तो मैं ये वैल्यू निकाल लूंगी, ये वैल्यू यहाँ पुट करके मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगी। ठीक है, अब मेरा यही काम रह गया है। अब आप एक चीज देखिए, इन तीनों से आप AgCl कैसे बनाएंगे? जब AgNO3 की रिएक्शन NaCl के साथ कराएंगे तो AgCl बन जाएगा। AgNO3 की रिएक्शन आप करवा दो NaCl से, तो आपका बनेगा, एक तो बनेगा AgCl, एक बनेगा NaNO3। तो लैम्डा m नोट फॉर AgCl इक्वल किसके होगा? देखो, लैम्डा m नोट फॉर AgCl किसके होगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस, यानी कि लैम्डा m नोट फॉर AgNO3 प्लस लैम्डा m नोट फॉर NaCl माइनस लैम्डा m नोट फॉर NaNO3। इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये सब निकालने के लिए ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ये सब वैल्यू कैसे आएंगी आपकी? ये सब वैल्यू आएंगे इस डेटा से, और इस डेटा को यूज करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? हम यूज करेंगे आप हमारी डिबाइल हकल ओनसागर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? डिबाइल हकल ओनसागर इक्वेशन जो होती है लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस a रूट c। राइट, अब देखो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इनकी अलग अलग निकालेंगे। जैसे मैं निकालूं 4NaNO3, ठीक है, लैम्डा m देखिए 0.01 कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा m कितना है? 111। तो लैम्डा m है 111, लैम्डा m नोट मुझे निकालना है माइनस a रूट c। पहली कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.01। ये हो जाएगा 111 इज इक्वल टू लैम्डा m नोट माइनस a। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? इसका स्क्वायर रूट आएगा 0.1। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। ठीक है जी, अब नेक्स्ट इक्वेशन आप कैसे बनाओगे? 0.04 मोलर कंसंट्रेशन पे कितनी है? 101। तो 101 लैम्डा m नॉट माइनस a, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितने? 0.04। ये हो जाएगा 101 लैम्डा m नॉट माइनस a, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका 0.2। ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, तो 111 माइनस 101 कितना हो जाएगा? 10 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करोगे, लैम्डा m नॉट तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा a 0.1, फिर माइनस, ये पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस a 0.2, ये हो जाएगा 10.2a माइनस 0.1a हो जाएगा आपका 0.1a। तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी आएगी 100, क्योंकि 0.1 यहाँ डिवाइड में जाएगा और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होके a की वैल्यू आ गई 100। तो ये a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो, तो लैम्डा m नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में रख दे तो ये हो जाएगा 101, ये तो मुझे निकालना ही है, ये हो जाएगा 100 0.2। आगे हो जाएगा 101 लैम्डा m नॉट, ये 0.2 की वैल्यू जब आप 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये माइनस 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 20 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो लैम्डा m नॉट ये किसके लिए वैल्यू आई है? NaNO3 के लिए आई है, इसके लिए वैल्यू आ जाएगा आपकी 121। ठीक है जी, इसी तरह से आप NaCl के लिए निकालेंगे और AgNO3 के लिए निकालेंगे। इसी तरह से लैम्डा m नॉट NaCl के लिए जब आप निकालेंगे उसकी वैल्यू आपकी आएगी 127, और लैम्डा m नॉट AgNO3 के लिए भी निकालेंगे, सिंपली ऐसे ही निकल जाएगी हर चीज के लिए। तो ये आ जाएगा आपका AgNO3 के लिए आ जाएगा 13। ठीक है, अब आप देखिए 3 वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए जो मैंने सबसे पहले लिखी थी। ठीक है, इसमें मैं पुट कर देती हूँ। तो लैम्डा m नोट फॉर AgCl इज इक्वल टू लैम्डा m नोट AgNO3 मेरा आया था 134, NaCl का था मेरा 127 माइनस NaNO3 का था मेरा 12। तो यहां से लैम्डा m नोट AgCl की वैल्यू आएगी 140।
अब बस अपना वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, लैम्डा एम नॉट और AgCl इसने बोला है भाई यूज करो इसको ही, कापा डिवाइड बाय सी। ये वैल्यू तो मेरी 140 आ गई। कापा की वैल्यू इसने दी हुई है, कापा की वैल्यू दी हुई ना 1.40 इंटू 10⁻⁻⁶। और देखो इसको मैंने सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए जो मेरा वॉल्यूम है 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था, शुरुआत में ही बताया था, क्योंकि यहाँ मेरा सारी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मुझे ये सेंटीमीटर क्यूब में करना ही पड़ेगा। डिवाइड बाय आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये तो x, ये तो मुझे निकालना ही है, ठीक है। तो यहाँ से और इंटू 10⁻³ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू जो मेरी आएगी वो आएगी 10⁻⁻5। तो log 10x इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, log 10x इनवर्स क्या, यानी x इनवर्स यानी 1/x इज इक्वल टू x इनवर्स होता है। तो 1/10⁻⁻5 क्या हो जाएगा, 10⁵। तो ये जाएगा 10⁵। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 इधर आ जाएगा, 5 यहाँ बचेगा log 10, ठीक है। और बेस और ये बेस और उससे जो अगली डिजिट अगर वो सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये क्या आएगा, 5। तो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको करेक्ट ONO बॉन्ड एंगल बताना है, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो आपका बॉन्ड बनेगा उसका आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है। और ये कैसा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो पहले मैं NO2 पॉजिटिव ले लूंगी, NO2 पॉजिटिव। और हमें पता है कि जो सेकेंड पीरियड के आपके एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स है सेकेंड पीरियड्स के, वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही होल्ड कर सकते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल में। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इसके 8 कंप्लीट, इसी तरह इसके भी 8 कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 5वां भी तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। कोई रिपल्शन नहीं होगा इस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो 180 डिग्री। फिर आगे आ रहा है NO2, इसमें सेम यही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करेगा, जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है उनके साथ क्या करेगा, रिपल्शन करेगा, और इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और वो हो जाएगा 134 डिग्री। फिर है NO3 माइनस, ठीक है। NO3 माइनस में देखिए, अगर मैं इसको ऑक्सीजन 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 ऐसे कर दूं और डबल डबल बॉन्ड बना दूं तो कितने नाइट्रोजन के देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसके साथ शेयर कर दिए, तो 2 इसके साथ अगर मैं ये बना दूं, ठीक है। अब तो 5 इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉन्ड बना सकता है इसका। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, जो पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 ही बना सकता है। तो 4 बनाने के लिए यहाँ पे मैं माइनस करूंगी, यहाँ पे मैं प्लस करूंगी और O माइनस और ये देखो। तो देखो अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन दिए, ये हो गए 7। माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला, हो गए 7। और 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, हो गए 8। इसी तरह इसके पास भी 8 होंगे। नाइट्रोजन के पास कितना होगा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, बचे 4। तो एक इसके साथ शेयर कर दिया, 2 इसके साथ शेयर कर दिया और एक इसके साथ। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉसिबल है, तो यही स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट माना जाएगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड एंगल होगा, इसमें इनका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री, ठीक है। अब आगे आपका एक और बचा NO2 माइनस, NO2 माइनस, यस NO2 माइनस, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर तो यही होगा, एक माइनस है, 1 इलेक्ट्रॉन यानी और हो जाएगा इसके ऊपर, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा, ठीक है जी। और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनना चाहिए और होल आपका माइनस होना चाहिए। लेकिन इस माइनस का मतलब है यहाँ पे अगर इसके पास मैंने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, इसका मतलब ये नाइट्रोजन के पास माइनस है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये इसके पास रहने नहीं देगा इस नेगेटिव चार्ज को, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा ऐसे, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो कितने आपके इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2, इसके 8 पूरे हो जाएंगे, ठीक है।
6 इसमें थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 5 थे, 2 यहाँ शेयर कर दिए, एक यहाँ पे बचे 2, ठीक है। यहाँ पे इसके पास 6 थे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हुआ 7 और एक इसके साथ 8, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। और देखिए यहाँ पे लोन पेयर है और इनके बीच में क्या होगा, बढ़िया रिपल्शन होगा, तो इसमें यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 115। अगर आपको स्ट्रक्चर भी नहीं पता, आपको ये भी पता है कि इस पे पूरा 2 इलेक्ट्रॉन होगा और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड एंगल इससे कम होगा, तो सबसे ज्यादा तो इसका ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबसे ज्यादा आपका NO का होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे कम वाला देखें, सबसे कम तो NO2 माइनस ही है, ठीक है, सबसे कम आपका NO2 माइनस है, ठीक है। उसके बाद आपका है 120 वाला NO3 माइनस, उसके बाद मेरा आ गया NO3 माइनस, उसके बाद मेरा आ गया NO2, ठीक है, और फिर मेरा आ गया NO2 पॉजिटिव, सबसे ज्यादा NO2 पॉजिटिव पे होगा। देखो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो इसमें सबसे ज्यादा, NO2 में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका उससे कम, NO2 माइनस में एक पूरा लोन पेयर है इस पे तो इसका सबसे कम, ठीक है। और NO3 माइनस का स्ट्रक्चर ये लगा, तीन ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलो देखते हैं। NO2 पॉजिटिव, फिर NO2, फिर NO3 माइनस, NO2 माइनस, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए नेचुरल रबर है, उसका कंप्लीट ओजोनसिस किया, उसके बाद एक आपको कंपाउंड X मिला, और ये जो X है ये मेजर प्रोडक्ट है, फिर जो ये X है ये पॉजिटिव हाइड्रोफोम एंड टोलेंट टेस्ट देता है, फिर जब आप X को हीट करते हो एक्वस NaOH के साथ तो Y मिलता है एज ए मेजर प्रोडक्ट। आपको Y बताना है कि Y क्या है। तो देखो नेचुरल रबर क्या होता है, नेचुरल रबर होता है आपका पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का फॉर्मूला आपका कुछ इस तरह से होता है, तो इसका क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, तो आपको क्या मिलता है, नेचुरल रबर। तो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ मूव कर जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ऐसे क्या होगा, इनका मूवमेंट होता रहेगा और आपको फाइनली क्या मिलेगा, एक पॉलीमराइज्ड कंपाउंड मिलेगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, इससे इधर कुछ ऐसा होगा, ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ऐसे, जब इनकी N यूनिट्स होगी, देखो ये पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट है, लेकिन ये नेचुरल रबर नहीं, क्योंकि ये है ट्रांस। नेचुरल रबर में क्या होता है कि आपकी जो एल्कीन्स होती हैं ये सारी कैसी होती है, ये सिस होती है। तो नेचुरल रबर कौन सी होती है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका गुटा फर्शा, ठीक है। नेचुरल रबर क्या होती है, नेचुरल रबर में आपका होता है इस तरह से कुछ, ये सारी एल्कीन्स आपकी कैसी होंगी, सिस होंगी। ये आपकी नेचुरल रबर है, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं, अगर आप इसका नाम लिखें, इसको बोलेंगे सिस 1,4 पोली आइसोप्रीन, यहाँ पे हम जेड लिख देंगे। तो इसका उसने ओजोनलेसिस बोला है, इसका जब ओजोनलेसिस होगा देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है, ये यहाँ पे जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा वहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट आपका मिलेगा, देखिए यहाँ से देखिए मेजर प्रोडक्ट, ये जब टूटेगा तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे मिलेगा और एक मिलेगा यहाँ, आप देख पा रहे हो ये तो आपका कीटोनिक ग्रुप है और इधर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। अब इसने कहा है कि जो ये प्रोडक्ट X मिला, जो ये प्रोडक्ट X मिला, ये 2 टेस्ट देता है, एक तो देता है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और एक देता है टोलेंस टेस्ट। देखिए टोलेंस टेस्ट के लिए आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए,
टोलेंट टेस्ट के लिए आपका एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, तो वो है, तो ये पॉजिटिव देगा, यस। और आइडोफोम टेस्ट के लिए CH3 CO ग्रुप होना चाहिए, तो यस ये आइडोफोम टेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब X हमारा ये है। अब इस X की रिएक्शन जब NaOH के साथ किया और गर्म किया तो आपको एक प्रोडक्ट Y मिलेगा, वो Y ही आपको बताना है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका होगा इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे आपका क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, जो NaOH है ये आपका एक हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, देखो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, क्योंकि डायरेक्टली CO ग्रुप यहाँ से अटैच है। ठीक है, अल्फा पोजीशन पे CO ग्रुप के जो अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो एब्जॉर्ब होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और आपका ये ग्रुप बचेगा। फिर आपको पता है ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये ऐसे हो जाएगा। फिर आपका जब इसको आप करेंगे तो ये कुछ बनेगा आपका। ठीक है जी, O माइनस। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्दर, ये हाइड्रोजन आयन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा OH। यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये अपने बॉन्ड दे देगा और क्या मिल जाएगा आपको, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको मिलेगा ये। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। 4 में देखिए, इसमें एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है X, वो कंपोज्ड है इससे और इससे, और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्ट है। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लैक्टोज दिया हुआ है, आपको स्ट्रक्चर ऑफ X बताना है। तो ये कैसे कैसे कंपोज है, 4-क्लोरो-4 डिऑक्सी अल्फा डी ग्लैक्टोज से। तो पहले मुझे सी का पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तभी तो मैं नीचे देख पाऊंगी। इसमें आप फोकस कीजिए किस पे, अल्फा डी ग्लैक्टोज पे। तो ग्लैक्टोज का तो मुझे दिया हुआ है, ये देखो CHO, ये तो मुझे दिया हुआ है, ये ग्लैक्टोज है, डी ग्लैक्टोज। तो अल्फा डी ग्लैक्टोज के लिए देखो, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले ये अटैक करेंगे यहाँ पे, और ये ग्रुप कुछ इस तरह है ना, C+OH। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेंगे तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चल जाएंगे और आपकी कैसे रिंग बनेगी, देखो आप नंबरिंग कर लो यहीं से। नंबरिंग कैसे करोगे, CHO ग्रुप से करोगे, यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6। तो आपकी 6 मेंबर रिंग बन जाएगी कैसे, 1 2 3 4 5 और ये ऑक्सीजन वाला 6। तो आपका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ इस तरह से, देखो इस तरह से। ठीक है, ये कार्बन 1 यहाँ पे मानो आप, CHO वाला कार्बन ये रहा, 1 2 3 4 5 और 5 के बाद 6 ये रहा CH2OH। जब ये होगा O माइनस हो जाएगा और ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से क्या हो जाएगा OH। तो 1 पे आएगा आपका OH H, तो ये आ गया OH ऊपर H। फिर सेकंड वाला ये रहा, सेकंड वाले में OH H, थर्ड वाले में आपका हो जाएगा OH ऊपर चला जाएगा H, फोर्थ वाले में आपका हो जाएगा OH ऊपर चला जाएगा और ये H, और यहाँ पे आपका CH2OH है ही 4H। अभी देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लैक्टोज। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लैक्टोज। सिंस अगर ये OH और ये जो पहला है, ठीक है, अगर ये OH
इसके अपोजिट ऑक्सीजन के नीचे जा रहा है तो ये अल्फा हो गया, अगर ये ऊपर की तरफ हो तो इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लैक्टोज। ठीक है जी, तो यही मुझे चाहिए सिंस इसमें बोला है अल्फा डी ग्लैक्टोज। ठीक है, अब इसने बोला 4 क्लोरो, तो 4 पोजीशन पे क्या है आपका OH है, यानी इसकी जगह आपको क्लोरीन चाहिए। 4 क्लोरो 4 डीऑक्सी, मतलब इस पे कोई ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, तो नीचे भी हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्लोरो 4 डीऑक्सी अल्फा डी ग्लैक्टोज, तो मेरा जो कंपाउंड है मैंने बना लिया फाइनली। तो ये इस तरह से होगा CH2OH H, यहाँ पे Cl H और H OH H OH OH H, ये मेरा हो गया। ठीक है, फिर उसने बोला है अगला है बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, 1,6 डाई डीऑक्सी 1,6 डाई डाइक्लोरो 1,6 डाई डीऑक्सी बीटा डी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज ही पता होना चाहिए आपको क्या होता है ना। फ्रक्टोज का फॉर्मूला तो सबको ही पता होता है, क्या होता है ऐसे CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आपका HOH 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 और यहाँ पे भी HOH और यहाँ पे H। नंबरिंग कर लो आप कार्बन की, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। इसमें कहाँ से जाते हैं, देखो इसमें इस वाले से आपके जाएंगे यहाँ पे, और ये सेम ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, तो इसमें 5 मेंबर की रिंग बनेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये होगा आपका CH2OH नंबर 1, यहाँ से 1 CH2OH, फिर इसके पास है ये OH होगा यहाँ पे, है ना। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ये COH बन जाएगा ना यहाँ पे, तो CH2OH इस कार्बन से, ये फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर सेकंड है, तो सेकंड वाले पे क्या होगा, यहाँ पे एक OH आएगा, फिर थर्ड वाले पे आपका OHH, तो आप इसको ऐसे लिख लो OHH, फिर HOH, फिर CH2OH H। ठीक है, ये क्या है CH2OH, याद है यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कार्बन मैंने मार्किंग कर ली। सिंस OH जो है ये इससे दूर जा रहा है ऑक्सीजन से, तो ये कौन सा हो गया, ये आपका होगा अल्फा डी फ्रक्टोज। और अगर ये इसके पास होता है, यानी OH ऊपर होता है CH2OH नीचे होता, तो ये क्या होता बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसने बोला है कि, लेकिन इसने मुझे ये नहीं बोला है, इसने मुझे कुछ और बोला है। इसने बोला 1,6 डाइक्लोरो, यानी 1 पे भी क्लोरीन है, ये 6 पे भी क्लोरीन है, 1,6 डाइक्लोरो, फिर है 1,6 डाइऑक्सी, 1 पे भी हाइड्रोजन है, डाइऑक्सी डाई डिडॉक्सी, यानी ऑक्सीजन नहीं है, और 6 पे भी डी ऑक्सीजन नहीं है, तो 6 पे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। अब इसने बोला है बताओ जी कौन सा है, तो मैं यहाँ पे प्लस कर लूँ, यहाँ पे जो मेरा मुझको मिला है। ठीक है, ये हो जाएगा CH2ClH, फिर OH H, फिर HOH, और ये हो गया CH2Cl और यहाँ पे H। अब देखो बताओ जी कौन सा है। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अगर टूटेंगे तो देखो, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसमें। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है कि ऑक्सीजन के थ्रू दो आपके जो शुगर है वो कनेक्ट करती हैं, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है उसमें निकल जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के लिए इसका OH ग्रुप होगा, और इस वाले में से क्या होगा H होगा, ये निकल जाएगा, और यहाँ पे ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपकी रिंग कनेक्ट हो जाएगी। ये आपका क्या होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। बताओ कौन सा मैच कर रहा है इससे। देखो फर्स्ट वाले में ये ऑक्सीजन, ठीक है, फर्स्ट वाला देखो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, यस, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड OH तो गया, ये OH H, ठीक है बिल्कुल, फिर HOH HOH,
फिर HCl, फिर CH2OH ये, और इधर देखो CH2Cl, फिर HOH, OH, H, और फिर CH2Cl, H, फिर ऑक्सीजन, फिर CH2Cl। इसमें जो सेकंड वाला है इसमें बीटा डी फ्रक्टोज है और हमने क्या बना दिया अल्फा डी फ्रक्टोज। तो इसको मैं CH2Cl को मैं नीचे लिखना पड़ेगा मुझे और H को ऊपर। ठीक है, आप देखो बिल्कुल मैच कर जाएगा फर्स्ट वाला ही, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। इसमें सिंपल आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो आप सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि है आपकी इस तरह से, ठीक है जी, और एक गिवन टेम्परेचर है, के आपका रेट कांस्टेंट है और उससे रिलेटेड आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ग्राफ सही है। तो देखिए पहला है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ठीक है, तो आपको पता है कि देखिए जब ये है एट टाइम टी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, जो शुरुआत में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है माइनस आफ्टर टाइम टी जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, शुरुआत में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आर नॉट है, आफ्टर टाइम टी आप लेंगे आर नॉट e की पावर माइनस टी। ठीक है, तो जब पी टी का कर्व टी के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो देखिए e की पावर माइनस के टी तो है, तो e की पावर माइनस के टी का कर्व तो ऐसे ही आता है, बट इसमें माइनस का फैक्टर भी आ रहा है। इस माइनस के फैक्टर से ये कर्व क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से आपका कर्व आएगा ऐसे। तो आपका पहला कर्व जो उसने बोला है वो तो रोंग आ रहा है। अब सेकंड है डी आर बाई डी टी वर्सेस आर। तो देख इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते, डी आर बाई डी टी प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है, और डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू होता है माइनस के इन आर, क्योंकि जब आप रिएक्टेंट के केस में आप निकालते हो इसको तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज होती जाती है, तो हो जाएगा डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस के। अब आपको डी आर बाई डी टी की आर के वर्सेस देखना है, डी आर बाई डी टी की आर के वर्सेस, तो माइनस के है, तो इसका जो आपको ग्राफ दिया है वो तो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप खुद देखिए माइनस के है यानी कि निगेटिव स्लोप है, तो ये तो नहीं होगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आया, ये ग्राफ कुछ ऐसे है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में भी जो ग्राफ दिया हुआ है वो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी में डीपी बाई डी टी वर्सेस टी है, डीपी बाई डी टी। अब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ग्राफ निकालो। देखिए जब आप प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो इसका साइन पॉजिटिव रखते हैं, ये हो जाएगा आपका के इंटू आर, और आर मुझे पता ही है मेरा आर है के आर नॉट डी की पावर माइनस, बस डीपी बाई डी टी वर्सेस टी निकालना दे। आप टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे डीपी बाई डी टी की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। जैसे जैसे टी की वैल्यू आप बढ़ाओगे और कम होता चला जाएगा और कम होता चला जाएगा, और ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, यानी कि जो कर्व सी है वो एकदम करेक्ट है। डी तो एकदम देखते आप बता सकते हो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू टाइम पे डिपेंड नहीं करती, तो टाइम कुछ भी होगा कांस्टेंट कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो आपका डी भी करेक्ट है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी और डी क्या है आपकी करेक्ट। इस क्वेश्चन देखिए पहले आपको पी क्यू आर आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद जो इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं वो बताने कितने स्टेटमेंट्स सही। ठीक है, पहले जेनॉन की रिएक्शन फ्लोरीन से कराते हैं, 1:5 रेशियो दिया हुआ है और जो फ्लोरीन है इसका तो ज्यादा मात्रा है, तो जो आपका पी बनेगा देखिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन पी जो बनेगा वो बनेगा एक्स ई। फिर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड यानी पी यहाँ पे आपका एक्स एफ 4
कि रिएक्शन O2F2 से बना देते, तो ये वाला कंपाउंड F2 भी इसको सप्लाई कर देगा और आपका Q मिलेगा। Q जो आपका होगा ये होगा XeF6। फिर इस Q थी यानी F6 वाटर से रिएक्शन करा देते हैं, उससे बोला है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद में यानी कि आगे। अब इनमें क्या क्या स्टेटमेंट है देखो। पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए में कि जो पी है इसकी बात हो रही है, पी है XeF है, इसका जो सेंट्रल एटम है इसके पास दो लोन है। देखिए तो बिनॉन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या हमें पता है फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाते हैं, एक फ्लोरीन एक टाइम में एक ही सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 4 फ्लोरीन 4 बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि बिनॉन के 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर हो रहे हैं। ठीक है, 4 फ्लोरीन, तो बचे कितने, 4 टोटल 8 के 4 शेयर हो गए, 4 बचे, यानी कि 2 लोन पेयर बच गए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर बी में बोलता है क्यू हैज अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो देखिए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए 6 बॉन्ड होने चाहिए मिनिमम। क्यू है मेरा ये XeF6 मेरा क्यू है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता ही रखा है ये क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा सिंगल, तो 6 क्लोरीन 6 बॉन्ड्स बनाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके इन्वेस्ट हो गए, देखिए टोटल 8 थे 6 हो गए, तो इसमें 6 क्लोरीन है, लेकिन 2 तो भी बचे, एक लोन पेयर बचा। तो जो ये एक लोन पेयर है इस परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टोर्ट कर देता है इस एक इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से। इसका मतलब जो आपका स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट सी क्या है, क्यू कैन एक्ट एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट। फ्लोरीनेटिंग एजेंट का मतलब है जो अपना फ्लोरीन डोनेट कर, तो क्यू है ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यस, देखिए क्यों यहाँ पे है, ये अपने फ्लोरीन दे रहा है और क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है। यस, आपका सी जो है ये भी करेक्ट है। डी है द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ आर इज ट्राइमर 3 आता है। आर हो गया ये XeO3, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो अभी भी बची। इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ट्राइंगल पिरामिड। देखिए कुछ इस तरह का होगा, ये प्लेन में नहीं है, इस तरह से है, तीनों जो है इस तरह से, इस तरह से ट्राइंगल पिरामिडल, इसका मतलब पिरामिड की तरह ऐसे स्ट्रक्चर होगा। और ऊपर जो यहाँ पे है इस टॉप पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ही लोग है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ए सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। इस क्वेश्चन में है कि द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन एटम इज लेस देन दैट ऑफ बोरोन। तो देखो पहला स्टेटमेंट है कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, तो कार्बन एटम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कैसे होगी, 1s2 2s2 2p, जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो p1 बचेगा। ठीक है, इसी तरह बोरोन का जब आप लिखोगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p1। एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही आपके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो फिल्ड होंगे, तो यहाँ बचेगा 2s। तो यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लगेगी, तो 2p1 से निकालना ज्यादा इजी होगा rather than 2s, बिकॉज ये फुल्ली फिल्ड है और फुल्ली फिल्ड या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है कि जो कार्बन की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लेस होगी किससे, बोरोन से। तो पहला स्टेटमेंट तो सही। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि आयनिक रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर इन्होंने बोला है, तो इज इट ट्रू। देखिए इसका आपका एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका 12 और इसका 11। 3 प्लस है यानी 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो बचे कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स।
टू प्लस है, टू इलेक्ट्रॉन है, बचे 10। वन प्लस है, प्लस में वन है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, सेम। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो तो साइज में क्या होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम साइज होगा। तो ये जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसमें करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में बोलता है कि अगर आइडेंटिकल कंडीशंस हो सॉलिड स्टेट में तो जो पोटेशियम मेटल की डेंसिटी है वो ज्यादा होती है सोडियम मेटल से। पोटेशियम की डेंसिटी ज्यादा होती है किससे, सोडियम। इज इट ट्रू? नहीं। सॉलिड स्टेट में आइडेंटिकल कंडीशन में सोडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है किससे, पोटेशियम। तो सी वाला रॉन्ग है। डी में है कि एच एच बॉन्ड, एच एच बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं किससे, फ्लोरीन फ्लोरीन से। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। इसके अपोजिट होता है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं किससे, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड से। इसका रीजन है कि फ्लोरीन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो होते हैं ज्यादा और उनकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है कंपैरेटिवली वीक होता है किससे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से। तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही है, एक तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट्स हैं, पी क्यू एच टी से रिलेटेड दो रिएक्शंस हैं, उसमें आपको चार प्रोडक्ट मिलेंगे और उन चार प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके चार ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कितने ऑप्शन हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सिंपली भी सोल्व हो सकता है, लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आपको पता नहीं होता, लेकिन अगर आपको थोड़ी रिएक्शन मैकेनिज्म आती है तो आप उनको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एनिलीन, इसको तो एनिलीन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड एंड pyridine से। तो इसके इनसे डायरेक्टली रिएक्शन हुए से पहले पहले ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में। ये कैसे रिएक्ट करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, सिंस इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, फ्री रहेगा, वो भी अटैक करेगा जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सफिशियंसी हुई वहां पे। सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड के थ्रू है, ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल करके रखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रिएक्ट करेंगे। पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। वहां पे क्या बनेगा, आपको लगेगा इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। ये ओ, इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और ये वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा। हमें क्या, हमें मिलेगा ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज, फिर इसी नाइट्रोजन से जोड़ते सही गैस, ये। ठीक है, तो ये हमारा एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिल जाएगा इसमें। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंटर।
अब आगे क्या होगा, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो आपका बना है ये रिएक्ट करेगा किससे, अमीन से, ठीक है। अब जो अमीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो ये किस स्टेट में होगी, आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर में, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते, आप क्या बनेगा, अब आपका कुछ इस से इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये कार्बन, ये पॉजिटिव पे नेगेटिव लगा देते हैं, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे सिंस अमीन के लोन पेयर लेंगे एनिलीन में आप एक लोन पेयर लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अब दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे यहाँ पे और ये ग्रुप निकलता है, ठीक है। फाइनली आपको मिलेगा कौन सा ग्रुप, आपको मिलेगी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज H2 और आपका आगे CO। अब यहाँ से एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा कौन, देखो एक यहाँ पे एसिडेट आयन हमारा शुरुआत में लिबरेट हुआ था, या तो वो कर सकता है या फिर जो पिरिडीन पिरिडीन एक्सट्रैक्ट करता है, कोई भी बेस इनमें से एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से, या आपका प्रोटीन, ठीक है। तो जो पिरिडीन है ये इसके रंग हो गया है, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास वापस आ जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा NH6। इसका नाम है एसिटोन, इसको बोलते हैं एसिटोन। अब ये तो हमारा सिर्फ अभी तक वन से रिएक्शन, अब ये एसिटाइल कॉन्सेंट्रेटेड HNO कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेगा, जिसमें आपको क्या मिलेगा, नाइट्रेशन रिएक्शन मिलेगा। तो ये रिएक्शन वैसे बहुत सिंपल है कि ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन होती है, ठीक है। तो या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, लेकिन देखिए ये ग्रुप काफी बड़ा है कि पैरा पे जो आपका है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, या तो एनो को आप डायरेक्टली यहाँ पे अटैच करके आगे चल सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए आपको मैकेनिज्म के थ्रू ही ये भी समझाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे, तो H2SO4 पहले ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस, फिर उसके बाद एक HNO6 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये आयन जो H आयन है यहाँ, जो ये जो लोन पेयर है ये इस H आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और क्या बन जाएगा आपका, आपको लगेगा H2 O के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा N पॉजिटिव माइनस N डबल, फिर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन से यहाँ अटैक करेंगे और ये H2 आपका निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा N2। ये आपको रिएक्टिव स्पीशीज देगी, ये ही अटैक करेगी जिसमें, अब देखिए इन दो से एक्टिव स्पीशीज Na2 पॉजिटिव बनी। अब देखिए ये क्या होता है कि एसिटिलाइड में जो ये ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे, पहले ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे, फिर ये यहाँ पे मूव करेंगे, फिर पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर इधर मूव करेंगे, फिर ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएंगे, यानी कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है ये, ठीक है। इसमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मतलब Na2 या तो आपका यहाँ अटैक कर सकता है ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, लेकिन ये कहाँ ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, अगर ये पैरा पोजीशन पे क्या करे अटैक।
अगर ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो आपको ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, देखिए यहाँ से जाएगा तो कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबल होगा, लेकिन अगर आप ऑर्थो पोजीशन पर पिक करेंगे तो वो भी स्टेबल होगा, बट इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण ये है कि जो ग्रुप है ये काफी बड़ा ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा अगर ये ऑर्थो पे अटैक करेगा एनोड। तो आपको जो मेन ग्रुप है, मेन एनोड, वो कहाँ पे आपका अटैच होगा? वो आपका अटैच होगा कहाँ पे? पैरा पोजीशन पे। अब देखिए, अब ये नाइट्रोजन चाहता है कि स्टेबल हो जाए, ठीक है, तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा NH3, और ये आपका N2 यहाँ पे जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड में है ये इसको स्टेबल करना चाहेंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे और आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे NCCH3, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और अगर इधर से इलेक्ट्रॉन स्टेबल करे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आपकी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे बनता है। देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ घूम रहा है, ये देखो। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो कहाँ कहाँ घूम रहा है, मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट है इतनी डिग्री, यहाँ पे आपका एंग, ठीक है। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट हो जाए तो पूरे रिंग में मूवमेंट हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा HSO4- आयन से, और ये बन जाएगा रिएक्ट करके H2SO4, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो जाएंगे, और आपका फाइनली जो P बनेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो जाएंगे, और आपकी पूरी रिंग में क्या हो जाएगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, राइट। यहाँ पे आप N2 इससे, यही आपका क्या है? यही आपका प्रोडक्ट पी। पी के बारे में एक स्टेटमेंट बोला है उसने, पी के बारे में आपका स्टेटमेंट सी है। स्टेटमेंट सी में बोला है कि पी इज ए डाइनाइट्रो कंपाउंड, इज पी इज ए डाइनाइट्रो कंपाउंड, पी में सिर्फ एक नाइट्रो कंपाउंड है। तो जो आपका स्टेटमेंट सी है, यहाँ पे मेरी जो स्टेटमेंट सी है वो तो वो, ठीक है। अब आगे जाओ, देखिए ये पी तो हमें मिल ही गया था ना, अब पी से भी क्यू पे जाना है, तो इस पी की रिएक्शन पहले H3O पॉजिटिव से मिले हो, तो ये कैसे है यहाँ पे, देखिए किस तरह से होगा। NH NHCOCH, इस ऑक्सीडेंट के पास दो लोन पेयर है, तो जब जब हमको यहाँ से H पॉजिटिव मिलेगा फर्स्ट वाली कंडीशन में, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? हमें यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो
एच आयन है, ये ऑक्सीजन से अटैच हो जाए। अब देखिए ऑक्सीजन अपने पास पॉजिटिव आयन बिल्कुल ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये चाहता है कि इसका पॉजिटिव आयन किसी ना किसी तरह से खत्म हो जाए। और इसके लिए क्या होगा, जो आपका वाटर प्रेजेंट है, आपका जो वाटर में जो दो लोन पेयर है, ये यहाँ पे अटैक कर देंगे और इस पॉजिटिव आयन को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका क्या बनेगा यहाँ पे आगे, आपका बन जाएगा ये NH और यहाँ पे होगा OH2CH3। अब ये ऑक्सीजन भी होल्ड नहीं कर पाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, इसके पास जो हाइड्रोजन है ये दो, इनसे ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स और अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर लेगा। तो जो यहाँ से एच आई मिलेगा वो अटैक कहाँ कर देगा, नाइट्रोजन पे। आपको क्या मिलेगा आगे, ये मिलेगा एंड सिंस एच आई यहाँ जाएगा और इसका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मिल जाएगा सी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, तो एच आई इसके पास आ जाएगा नाइट्रोजन के पास, ये हो जाएगा OH3H3, ये हो जाएगा H। ठीक है जी, अब नाइट्रोजन भी होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे NO2 भी है, नाइट्रोजन है अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फाइनली आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा यहाँ पे NH2, यानी कि आपको मिलेगा पैरा नाइट्रो NU। अब आगे क्या करना है, इस पैरा नाइट्रो एनिलीन की रिएक्शन होगी NaNO2 और HCl से। तो रिएक्शन से क्या बनेगी, NO पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो NH2 के पास लोन पेयर है, वो NO पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देगा, इस तरह से देगा। नाइट्रोजन के पास तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन निकल दे दिए हैं, तो हाइड्रोजन तो इसके पास है ही, इधर आपका आ जाएगा NO और ये आपके बॉन्ड्स की ही। अब फर्दर मैंने बताया है कि नाइट्रो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपने पास पॉजिटिव चार्ज तो कंटेन नहीं रखा, ये क्या करेगा, इसको सबसे नाइट्रोजन से नहीं ले सकता ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के, क्योंकि उसी की टक्कर का है वो। ठीक है, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी के बराबर है। यहाँ पे कार्बन है, उसकी डिग्री कम नहीं है, हाइड्रोजन के इनके कंपेरेटिवली काफी कम होती है, तो ये हाइड्रोजन से ले लो। ये बॉन्ड इनके कंपेरेटिवली क्या होगा, थोड़ा वीक रहेगा, ये तो एक इक्वल पुल करेंगे, एक दूसरे को नहीं देंगे, तो यहाँ से ले लेगा और यहाँ से एच आई निकलेगा एक, तो ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म। फिर ये एच आयन चैन से नहीं बैठेगा, ये इस ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेगा और यहाँ पे OH पॉजिटिव बन जाएगा। तो आगे क्या बनेगा आपका, आगे आपका बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे NH इसके पास तो लोन पेयर रह ही गए, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा OH पॉजिटिव और ये आपका वाह। अब ऑक्सीजन भी अपने ऑक्सीजन भी अपने पास पॉजिटिव चार्ज कंटेन नहीं कर पा, अब या तो ये यहीं से खींच लेगा, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन इतने आसानी से इसके बगल वालों को बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन से सबसे जल्दी काम हो जाएगा। कॉन्जुगेशन होते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ऑक्सीजन का भी पॉजिटिव जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और अब आपको मिलेगा ये। यहाँ पे NH था, ये डबल बॉन्ड आ गया आपका, फिर N और ये आपका हो गया OH। और सिंस यहाँ से आपका लोन पेयर गया है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिर अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, ठीक है। तो अब आप कहोगे ऑक्सीजन से कर दो, ऑक्सीजन क्यों अपने पे पॉजिटिव चार्ज देगा, ये तो लेना ही नहीं चाहता, ये अपने बगल वाले को ही परेशान करेगा, यहाँ से फिर से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और अपना पॉजिटिव चार्ज को देगा। अब आप आ गए हैं, हो गया इसका काम, कर लिया इसका काम। और ये फिर से H आयन जो होगा ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा OH। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे अटैक कर देंगे और आपका H2 निकल जाएगा। तो फाइनली आपका जो Q है वो मिलेगा आपको, यहाँ पे पॉजिटिव, ये आपका Q, ठीक है। अब देखो इसमें स्टेटमेंट ए दिया हुआ है कि Q ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉल जनरेट एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। देखो अगर इसकी रिएक्शन आप एथेनॉल से करोगे तो आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। आपको मिला CH3 C2H5, OH से रिएक्शन करोगे तो इसके मिलेगा CH3 CHO प्लस नाइट्रोबेंजीन, ये प्रोडक्ट है। तो आपके कौन से ए स्टेटमेंट में है, आपका स्टेटमेंट ए भी रॉन्ग जा रहा है, दो स्टेटमेंट पढ़े हैं अभी, और एक पी था स्टेटमेंट सी। ए और सी को हमारे रॉन्ग चलेगा, बी एंड डी बचते हैं, और बी एंड डी हमें किससे मिलेंगे, बी एंड डी हमें मिलेंगे जो इसमें रिएक्शन नंबर 2 दी है उससे। चलिए अब रिएक्शन नंबर 2 पे चलते हैं। अब दूसरी रिएक्शन में ये आपका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यू। क्यूमीन की रिएक्शन O2H3O पॉजिटिव से होती है। तो देखिए क्यूमीन की रिएक्शन जब इससे होती है तो ये होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। इसमें क्या होगा कि लाइट या हीट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनेंगे, कैसे, ये वाला बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है तो ये वाला टूटेगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल आपका मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। फिर ये रिएक्शन करेगा O2 से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ पे जब फ्री रेडिकल बनेगा तो ये ऐसे होगा, तो ये से और इस कार्बन का फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना देंगे। आपको क्या मिलेगा आगे, आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, यहाँ से देखो ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और एक आत्मा ये ठीक है। फिर जो यहाँ से आपका एक H रेडिकल था वो H रेडिकल यहाँ पे रिएक्ट करके इसको बना देगा OH, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, आपके सॉल्यूशन में सेकंड पे आ जाओ, H3O पॉजिटिव है यानी H पॉजिटिव आयंस है, वो H पॉजिटिव आयंस हमारा रिएक्ट करेंगे इस वाले ऑक्सीजन पे, तो इस पे रिएक्ट करेंगे तो जगह H2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको मैं तब से बता ही रही हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन नहीं कर पाएगा भाई, ऑक्सीजन अब देने को कभी तैयार रहता ही नहीं इसकी बगल वाला, तो ये पूरी रिंग जो है वो यहाँ पे मूव हो जाएगी और ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। आपको क्या मिलेगा आगे, आपको मिलेगा ये रिंग आपके अटैच हो जाएगी ऑक्सीजन से, इस वाले ऑक्सीजन से, पर ऑक्सीजन से आपका ये वाला ग्रुप भी अटैच है। सिंस यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ग्रुप तो आपका क्या हो गया,
तो आपका ये, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, ये कैसे नलिफाई होगा? जो आपका सॉल्यूशन में वाटर है वहां से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये नलिफाई हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब आपका क्या मिलेगा? ये यहाँ पे होगा आपका फ्लो प्लस एच, वहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर अभी कंटेन कर पाएगा नहीं, तो ये ऑक्सीजन जो उसके बगल वाले H2 है ना, यहाँ से ले लेगा, ठीक है। फिर कार्बन को वीक नहीं है, कार्बन नहीं रहेगा फिर आसानी से, यहाँ से ले लेगा, और ये जो H आए नहीं ये इस पे डट कर। अब आपको क्या मिलेगा आगे? अब आपको उस तरह से मिलेगा कुछ, इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे H आयन, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर लेगा, और इसके पास दो CH3 थे, और ऊपर हो गया आपका OH। बस अब ये जो ग्रुप है, ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा इस वाले बॉन्ड से, और आपको फाइनली क्या मिलेगा? फिनोल। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगला आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, तो ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, H, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये इससे ले लेगा, तो आपको इसके साथ प्लस मिलेगा CH3, यानी कि एसीटोन आपकी। तो इन दोनों की रिएक्शन जब इससे करते हैं तो आपको पहले मिलेगा क्या? फिनो, मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा फिनो। फिर इसकी फर्दर रिएक्शन करेंगे NaOH और CO। अब देखिए फिनोल हमें मिल गया था, अब इस फिनोल की रिएक्शन NaOH एंड CO2 से करेंगे, तो ये तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे आपको सोल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा आपको? O माइनस Na पॉजिटिव, ये एच आयन आपसे रिमूव कर देगा, और O माइनस वो नेगेटिव कैसे होता है? ऑर्थो इन पैरा डोनेटिंग होता है, और ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे अब फर्दर क्या है? CO2 है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से, COO, ये तो हो गया आपका ऑक्सीलेट आयन, ये आपका हो गया CO माइनस, नॉट ऑक्सीलेट आयन। तो यहाँ पे ये एसिटेट आयन, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, तो जो आपका सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है उससे रिएक्ट करके क्या दे देगा? H दे देगा, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होके दोबारा आपकी क्या हो जाएगी? दोबारा आपकी एरोमेटिसिटी प्रिजर्व हो जाएगी, और आपको फाइनली मिलेगा ये भी O माइनस Na पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी O माइनस एक तरीके से, और यहाँ भी COO माइनस, ये, और ये जो H आयंस है फिर एक यहाँ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ अटैच हो जाएगा। देखो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक। जब H2 पॉजिटिव करेंगे फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड,
और ये रिएक्शन जब आप फिनोल की रिएक्शन NaOH से कराते हैं प्लस एसिडिक वर्कअप करते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है, इसको बोलते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन। ये मेरा है एस, जो मेरा ये है सैलिसिलिक एसिड, ये एस है। ठीक है जी। अब आगे इसमें बोल रहा है इसकी रिएक्शन क्यू से कराओ जी, आपने जो क्यू बनाया था शुरुआत में। ठीक है, क्यू क्या था आपका? क्यू आपका था क्यू मेरा था ये N3 पॉजिटिव और यहाँ पे नाइट्रेट आया। ठीक है, देखिए जो OH है ये ऑर्थो पैरा डोनेटिंग है, तो ये पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अटैक करेंगे। ठीक है, और इससे क्या हो जाएंगे, ये N3 पॉजिटिव N2 पॉजिटिव है और ये अटैच हो जाएगा। तो आपको फाइनल कैसे मिलेगा? ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका मिलेगा कुछ इस तरह से। ये वहां पे OH, इसके ऑर्थो पोजीशन पे COH जो मतलब सैलिसिलिक एसिड है आपका, ये तो है ही। फिर यहाँ से N2, फिर आपका आगे है, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे NO। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है टी। और ये रिएक्शन कब होगी? इसमें क्या डालना है? एक्वस NaOH बेस के प्रेजेंस। ये क्यों दिया है देखो, इसका कारण है, इसमें बोला है देखो हमने ए ले लिया था, सी ले लिया था, बी एंड सी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है एस गिव्स पॉजिटिव थैलिन टेस्ट। एस मेरा क्या था? ये यस, जिसके पास OH ग्रुप होता है वो पॉजिटिव थैलिन टेस्ट लेता है, तो एस मेरा करेक्ट है। फिर है टी, है मेरा टी इज ए कलर्ड कंपाउंड। तो जो टी है वो एक कलर्ड कंपाउंड है। तो देखिए जो टी है ये एक डाई हो गया, डाई तो कलर्ड होती है, और इसका जो कलर है, इसका कलर होता है रेडिश, रेडिश कलर की होती है। और सिंस ये बेसिक कंडीशन है तो ये रेडिश कलर की होती है। अगर एसिडिक या फिर न्यूट्रल कंडीशन हो तो ये येलोइश कलर की होती है, ये दो डाई। तो मेरे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? मेरे एक तो मेरा ऑप्शन बी सही है और एक मेरा ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से। एक बार आप खुद से सारी मैकेनिज्म ड्रॉ करना, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ। अब अगला क्वेश्चन है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट है शुगर से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला है कि ऑन ट्रीटमेंट विद HNO3 ग्लूकोनिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सैक्रिक एसिड whereas glucose is not oxidized to saccharic acid। तो इज इट ट्रू? देखिए, तो ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है? सबसे पहले तो ग्लूकोज देखते हैं। ग्लूकोज सबसे सिंपल होता है, ये हो गया ग्लूकोज। ये है आपका ग्लूकोज। ठीक है जी। और ग्लूकोनिक एसिड कौन सा होगा? ये CHO, जिसमें CH में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं।
ये है आपका ग्लूकोनिक। जब इनको HNO से ट्रीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड क्या होता है, ये दोनों जो ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाते हैं, सीएच में, यानी एसिड में। तो ये कन्वर्ट एसिड। ग्लूकोज भी कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूटोनिक एसिड भी कन्वर्ट होता है, इसलिए सैक्रिक। तो पहला स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट नंबर ए है जो, वो आपका वो हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर बी में चलते हैं। ये बोलता है कि जो फ्रक्टोज है वो फेलिंग टेस्ट देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये आइसोमराइज हो जाता है ग्लूकोज में और दूसरे एल्डोहेक्सोस में इन प्रेजेंस ऑफ फेलिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये आइसोमराइज हो जाता है। ठीक है, ये ट्रू है तो ये ट्रू होता है। और कैसे होता है तो देख, ये होता है ऐसे। सबसे पहले तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हो गया आपका फ्रक्टोज। तो ये सॉल्यूशन प्रेजेंस में क्या होगा, आइसोमराइज हो जाता है। कैसे आइसोमराइज हो जाता है, फेरिक ग्रेडियंट के प्रेजेंस में हो जाता है ये आइसोमराइज। कैसे हो जाता है, यहाँ पे ये दोनों जो ग्रुप है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये कैसे करना है, हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं ई डाइट। और ये फर्दर फिर डी ग्लूकोज में आइसोमराइज होगा। ठीक है, डी ग्लूकोज का तो आपको पता ही है स्ट्रक्चर। ठीक है, डी ग्लूकोज में आइसोमराइज हो जाएगा एंड, यानी कि यहाँ CHO बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या COH और एक H और आ जाएगा और एक डी मैनोज में। डी मैनोज में क्या होगा, यहाँ CHO होगा तो, और इधर की साइड OH होगा और उधर H होगा। ठीक है, तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी एकदम सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, invert sugar is an equimolar mixture of D-glucose and D-fructose formed after hydrolysis of the corresponding disaccharide। तो इन्वर्ट शुगर को बोला, इन्वर्ट शुगर इसने बोला क्या है कि इक्विमोलर मिक्सचर है किसका, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज का, जो बनता है हाइड्रोलाइसिस बाय जो उसका करस्पॉन्डिंग डाइसैक्राइड है। तो करस्पॉन्डिंग डाइसैक्राइड क्या होता है, ठीक है, और एसिडिक एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज मिलता है और प्लस फ्रक्टोज मिलता है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज ये मिलता है आपका। देखिए बी भी सही है, अभी तक सी। स्टेटमेंट नंबर 4 है कि इन्वर्ट शुगर का स्पेसिफिक रोटेशन -40 डिग्री। तो इसमें क्या आएगा, आप डेटा देखेंगे ऊपर
और हमें पता है इनवर्स शुगर डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज होता है, तो हम इनको एड ऑन करेंगे 40 डिग्री लगा देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे माइनस हो देंगे, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है उसको सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको क्या करना है, लो आपको स्पेसिफिक नोटेशन एल ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज के दिए हुए, एल ग्लूकोज एंड एल फ्रक्टोज का हमें गिवन है, क्या क्या है, इसका है प्लस 92.5 डिग्री और एल ग्लूकोज का है माइनस 52.1। तो इनका एवरेज जो होगा वो आपका होगा, इनका जब आप एवरेज निकालोगे उसको जो साइन अपोजिट कर दोगे, क्योंकि इनवर्स शुगर में क्या होता है, एल ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज में क्या होता है, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज होता है। तो इनका एवरेज निकालोगे तो 92.5 प्लस माइनस 52.5 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 45 यानी कि 20। सिंस ये इनवर्स शुगर है यानी कि यहाँ पे डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज है, तो आप इसका साइन क्या कर दो, रिवर्ट कर दो, 20 की जगह क्या आ जाएगा -1। तो आपका स्टेटमेंट नंबर जो डी है वो इनकरेक्ट है, या फिर यहीं से आप इनको चेंज कर दो, इसको -52.5 की जगह प्लस 52.5 कर दो, इसको प्लस 92.5 की जगह -92.5 कर दो, कैसे भी कर दो, तो आपका जो आंसर है वो -20 डिग्री ही आएगा। तो आपके कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, बी एंड